नमस्कार साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर है ये, इसमें अब हम शुरू करेंगे। और पहले जो शुरुआत मैं करता हूं वो राजस्थान हिस्ट्री से करूंगा। तो सबसे पहले हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब राजस्थान हिस्ट्री के अंदर देखिएगा, हालांकि सीधा आपका टॉपिक है ये कि एनिसेंट कल्चर और सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। तो इसमें चार जो सभ्यता स्थल हैं ये आपके सिलेबस में है। और बाकी मैंने जो लास्ट वीडियो था सिलेबस का उसमें आपको बताया था कि ये कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री नहीं है, राजस्थान हिस्ट्री के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक निकाल निकाल करके और वो यहां दिए हैं और केवल वो हमें पढ़ने हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको राजस्थान हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, क्या कहां कब कौन सी घटना कैसे हुई, उनके लिए एक बड़ा विशालकाय होता है। तो सबसे पहली जो मेरी क्लास होती है राजस्थान हिस्ट्री की, उसमें मैं ओवरऑल राजस्थान हिस्ट्री के बारे में समझाता हूं। आप उसको चाहे बड़े स्तर पे ले लीजिए कि एक प्रकार से आपके माइंड में एक ढांचा बन जाएगा कि राजस्थान हिस्ट्री है क्या। यानी प्राचीन काल से लेकर के जब से मनुष्य है, इतिहास बना है, वहां से लेकर के और 1947 तक। तो पहला जो होता है, मैं ओवरऑल तरीके से एक बार सारी चीजें साथ में समझाता हूं, कौन सा घटनाक्रम कब हुआ, किसके बाद क्या चीजें होती है। तो उससे आपके माइंड में एक ढांचा बन जाएगा कि हाँ राजस्थान हिस्ट्री ऐसे है और ये चीज यहां यहां ऐसे होती है। इसके बाद ये चीजें आई, फिर ये आया, एक के बाद एक जो है वो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसलिए इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनिएगा। और दूसरी बात यह है कि इसके कोई नोट्स वगैरह, ये जो वीडियो लेक्चर है इसका कोई अलग से कोई नोट्स वोट्स कोई आपको बनाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। ये केवल आपके समझने के लिए है। मैं चीजें आपको सारी समझा रहा हूं, कौन सी घटना कब होती है, क्या कहां से शुरुआत होती है। तो बस आपको केवल ये वीडियो सुनना है। और जब भी आप पढ़ो 2 4 बार 5 बार इस वीडियो को हमेशा सुनते रहना। तो आपके पूरे दिमाग में ये रहेगा कि राजस्थान हिस्ट्री क्या है। फिर आगे की जो चीजें हैं वो तो हमें पढ़नी है। अब देखिएगा, जो राजस्थान का मैप है उसके थ्रू भी आगे हम आएंगे इस वीडियो में। पहले मैं कुछ आपकी बेसिक सी चीजें समझा रहा हूं आपको। आप एक बार ये भूल जाओ कि आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हो। आप थोड़ी देर बस ध्यान से एक एक चीज को सुनो। देखिए, मानव के बारे में जब हम पढ़ते हैं, मनुष्य के बारे में इतिहास में जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब भी वहां ये चीजें पहले समझनी होती है। प्राग ऐतिहासिक काल, इसके बाद में आता है ताम्रपाषाण काल। और ताम्रपाषाण काल जो है इसके बाद में फिर आता है कांस्य युग। यानी हम मनुष्य के बारे में जब पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं तो प्राग ऐतिहासिक काल से करते हैं, फिर ताम्रपाषाण काल, फिर कांस्य युग आता है। कांस्य युग के बाद में आता है वैदिक काल, या आप इसको वैदिक युग भी कहते हो, जिसमें वेद वगैरह लिखे गए वो सब आप पढ़ते हो। इसके बाद में वैदिक काल के बाद में आता है महाजनपद काल। और महाजनपद काल जो है इसके बाद में फिर आगे जैसे वंश वगैरह आते हैं भारतीय स्तर पे, भारत के स्तर पे हम एक बार देखते हैं मौर्य वंश वगैरह। और फिर ये आगे मगध जो राज्य है वहां से मुख्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर करके आता है मगध साम्राज्य। तो वहां मौर्य साम्राज्य से एकीकृत जो शासन है उसकी शुरुआत होती है। पूरे हिंदुस्तान पे एक छत्र राज्य, एक राजा का पूरे भारत को एक करना। तो यहां से ये मौर्य वंश की शुरुआत हुई। और इसके बाद में फिर आगे से आगे ये कालक्रम चलता गया। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्रागैतिहासिक काल की। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल जो है मोटे मोटे रूप में इस प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में आप बांट सकते हो। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब जहां मनुष्य मुख्य रूप से पत्थर का प्रयोग करता था। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसको आप 3 भागों में बांट सकते हो। एक होता है पूर्व पाषाण काल, दूसरा जो है इसके बाद है वो है मध्य पाषाण काल, और तीसरा इसके बाद में आता है उत्तर पाषाण काल। इनमें पत्थरों का ही प्रयोग होता था। वो अलग अलग प्रकार के पत्थर होते थे। धीरे धीरे पत्थर जो है शुरुआत में मोटे टाइप के होते थे, फिर धीरे धीरे नुकीले होते गए, तेज धार वाले, जो पतले छोटे, इस तरह से जो हल्के जो पत्थरों का प्रयोग होने लगा। खैर वो एक इसमें नहीं है आपकी चीज। आप तो ये देखिए, फिर ये पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल जो है इसका मुख्य रूप से समय माना जाता है 5 लाख ईसा पूर्व, यानी ईसा से पहले। तो 5 लाख BC, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है उसको हम कहते हैं पूर्व पाषाण काल।
फिर मध्य पाषाण काल की बारी आती है। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व का जो काल है वो कहलाता है मध्य पाषाण काल। तीसरा जो है फिर इसके बाद में उत्तर पाषाण काल है, यह है 7,000 ईस्वी पूर्व के पश्चात का। ठीक है, ये नॉर्मली ये चीज आपके समझ में आ गई कि हाँ प्राग ऐतिहासिक काल आता है पहले। और जब हम जैसे भारत का इतिहास वगैरह पढ़ते हैं तो एक बड़े स्तर पर आपको ये चीज देखनी है। अभी आप राजस्थान के इतिहास को एक बार भूल जाओ 2 मिनट के लिए, मैं जो समझा रहा हूं इसको समझो। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो प्राग ऐतिहासिक काल से हम पढ़ते हैं भारत में जब पढ़ते हैं। और इसको 3 भागों में बांटता है। मनुष्य मुख्य रूप से किसका प्रयोग करता था? पत्थरों का। पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। तो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का समय जो कहलाता है वो पूर्व पाषाण काल कहलाता है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व का जो काल है वो मध्य पाषाण। फिर उत्तर पाषाण काल आता है 7,000 ईसा पूर्व के पश्चात का। और इंग्लिश में टर्म जो है पूर्व पाषाण काल को कहते हैं पेलियो, PALEO, पेलियोलिथिक एरा। मध्य पाषाण काल को जो है इसे क्या कहते हैं? मीजोलिथिक, MESOLITHIC। और उत्तर पाषाण काल को हम क्या कहते हैं? नियोलिथिक। तो कई बार इस तरह से टर्म आ जाता है। अब मजेदार बात यह है, क्या पूरा पाषाण काल के ये जो अलग अलग कालक्रम हम देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम यहाँ हमारा जो सिलेबस वगैरह है राजस्थान का पढ़ना है, हमें पढ़ना है कालीबंगार, आहड़, इनके बारे में। और कालीबंगार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक सभ्यता स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता कब की है? आज से लगभग 4,500 वर्ष पूर्व। आज से तो लगभग 2,000 वर्ष तो ये हो गए ईसा के बाद वाले, 2021 चल रहे हैं। और उससे पहले के जो है 2,500 साल ईसा से पहले के लगभग वो हो गए। तो जो नॉर्मली हम बोल देते हैं कि आज से 4,500 वर्ष पहले जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्या उससे पहले भी मनुष्य तो होते होंगे यहां? जैसे हमारा राजस्थान है, तो क्या राजस्थान में उससे पहले मनुष्य नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। पूरा पाषाण काल के अवशेष, उस समय के अवशेष यहां मिलते हैं कि राजस्थान के अंदर उस समय पूरा पाषाण काल में भी लोग तो थे ही। तो कहां कहां से पूरा पाषाण काल से हमें अवशेष मिलते हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर बात करूं, मैं एक बार लिख देता हूं इधर पूर्व पाषाण। तो इसका कालक्रम आपने देख ही लिया कि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का समय। तो यानी एक तरह से आप यही समझ लिए कि आज से ही लगभग हो गया 5 लाख वर्ष पूर्व एक तरह से। तो पूर्व पाषाण काल जो है उसके अवशेष जैसे मान लीजिए भानगढ़ है अलवर में। आप जानते हैं कि भानगढ़ जो है वो एक भूतिया जगह के रूप में मानी जाती है। रात को वहां मना है कि आप नहीं जा सकते। तो वो जगह भानगढ़। अब भानगढ़ के अंदर इस पूर्व पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं हमें। जहां पूरा राजस्थान जी के आता है वहां ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि सेकंड ग्रेड के अंदर ये नहीं है, लेकिन ये ढांचा आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर जैसे मान लीजिए बैराट है जयपुर वाला, तो इसमें तो हर समय के आपको अवशेष मिलेंगे, यानी पूर्व पाषाण काल के अवशेष भी मिलेंगे और इसके बाद के अवशेष भी जो है वो आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा जैसे मान लीजिए जायल है, ये नागौर में डीडवानार, वहां भी हमें इसके जो है वो ये मिले हैं अवशेष वगैरह जो हैं। एक स्थान आता है रेड जो कि टोंक में, तो यहां से भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं पूर्व पाषाण काल के। फिर बाद में जैसे मध्य पाषाण काल है, तो मध्य पाषाण काल के भी अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। जैसे बागोर है भीलवाड़ा में, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बागोर भीलवाड़ा वाला, ये काफी एग्जाम में कई बार पूछा जाता था। तो आप ये देखने का प्रयास करें कि उस समय भी देखिए स्थान मिलते थे। एक स्थान है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा कहां है? बाड़मेर में, तो वहां से भी हमें ये स्थान प्राप्त होते हैं। दर्रा है कोटा में, वहां से प्राप्त होते हैं। विराटनगर, यानी यही जो बैराट वगैरह है इसी को नाम विराटनगर है, तो यहां से हमें मध्य मध्य पाषाण काल के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। और फिर जैसे नव पाषाण काल की बात करें, तो नव पाषाण काल में राजस्थान में कौन कौन सी जगहों से प्राप्त हुए? तो देखिए नव पाषाण काल के अंदर जो है वो मनुष्य क्या करने लग गया था? खेती करने लग गया था। जो नव पाषाण काल है 7,000 ईसा पूर्व के पश्चात का, तो यानी आप ये समझ लीजिए लगभग 7,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व के बीच का जो समय एक तरह से मान लीजिए, क्योंकि वहां से फिर सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हो जाएगी बाद में। तो उस समय जैसे नियो जो ये लिथिक काल है, तो मनुष्य खेती वगैरह करने लग गया था। ये जो बेड़च और गंभीरी नदियां हैं कहां पर? चित्तौड़ में, उनके किनारे, बनास नदी के तट के किनारे।
तो ये मुख्य रूप से जो स्थान होते थे, वहां से हमें नवपाषाण काल के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये है मेन मेन चीजें। अब ये जो पूर्व पाषाण काल है 7000 ईसा पूर्व, इसके बाद में जो अब समय आता है वो ताम्र पाषाण काल का है, जहां हमें ताम्र के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान के भी कई स्थान ऐसे हैं जहां हमें ताम्र पाषाण के अवशेष प्राप्त होंगे। जैसे सीकर के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थल आता है गणेश्वर। तो ताम्र पाषाण काल देखिएगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जो कांस्य युग है, आप इसको एक प्रकार से यह मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता वाला समय है ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उस समय लोग कांस्य का प्रयोग करते थे मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आप कहोगे सर ये लोहा वगैरह फिर कब प्रयोग में आने लगा? देखिए, लोहा जो है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज मानी जाती है। हो सकता है इक्के दुखे स्थान पे कोई पहले कभी मिला हो, लेकिन मुख्य रूप से जो लगभग लोहे की खोज मानी जाती है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। तो उससे पहले किन चीजों में प्रयोग करते थे? प्राग ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से पत्थरों का प्रयोग होता था। फिर इसके बाद में जैसे यहां ये ताम्र पाषाण काल, तो इसमें मुख्य रूप से किसका प्रयोग है? तांबे का प्रयोग होता था। तो ताम्र पाषाण काल में हमें जैसे कई स्थान है, ताम्र कई जगह से मिला है। जैसे हम पढ़ेंगे आहड़, जो कि आपके सिलेबस में है, वहां से हमें जो ये मिलेगा तांबा ही तांबा। एक स्थान आता है गणेश्वर सीकर में, तो वो भी आपको पढ़ना है, वहां से भी तांबे के अवशेष मिले हमें। और चूंकि गणेश्वर में इतना प्राचीन है, इस समय के ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं कि गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। आपको जब गणेश्वर पढ़ाऊंगा मैं तब उसमें भी बताऊंगा। तो गणेश्वर के अंदर सीकर वाला जो है, कौन सी नदी के किनारे? कांथली नदी के किनारे। तो उसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर को। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का समय है। इसके बाद में कांस्य युगीन सभ्यता आती है, यानी आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व, या आप ये कह लीजिए कि ईसा पूर्व लगभग 2500 वर्ष पूर्व। और वैसे जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का पीक पॉइंट वगैरह जो माना जाता है, या जैसे हम यहां की बात करें कालीबंगा की, तो लगभग 2250 ईसा पूर्व से जो है 1750 ईसा पूर्व। अब ये देखिएगा, अलग अलग किताबों में ये फैक्ट कुछ अलग अलग मिलते हैं। मैं आपको सबसे सही और सबसे सटीक वाला जो एक आंकड़ा है वो आपको बता रहा हूं। तो 2250 से 1750 ईसा पूर्व के आसपास एक सभ्यता का ये पीक पॉइंट माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, कि सबसे अच्छी अवस्था में थी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता। तो कांस्य युगीन के अंतर्गत जो मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता था? कांस्य का ही प्रयोग होता था। और कांस्य युगीन सभ्यता को एक प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं उस युग में। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों? क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे यह सभ्यता विकसित होती है। और उस सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, उसमें राजस्थान के जब स्थलों की हम बात करते हैं तो आपके सिलेबस के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थल है और वो है कालीबंगा। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई, जब पहले बारे में जो है वो पता चला, इसका पहला स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया था वो हड़प्पा था, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। तो उस सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर है कालीबंगा। और कालीबंगा कहां पर पड़ता है? वर्तमान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कालीबंगा को मैं बहुत अच्छे से देख के आया हूं और बार बार गया हूं यहां पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां जाना। वो बिल्कुल चीजें ऐसे खुली पड़ी है, आप वहां जाके देख सकते हो। उस टाइम का जैसे मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग वगैरह करते थे, बड़े बड़े मटके होते थे, तो वहां म्यूजियम तो बना हुआ है ही है। उसके साथ ही जहां वो रहते थे वगैरह, वो पूरा जो एरिया है वहां भी आप जा सकते हो, कोई वहां मना नहीं है कोई इस तरह का जाने का, तो आप वहां देख करके भी आ सकते हो वहां। तो ये कालीबंगा हमें पढ़ना है। अब इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं वैदिक काल की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मुख्य रूप से मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया, 2250 ईसा पूर्व से लगभग 1750 ईसा पूर्व का समय। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे अपने विनाश की ओर चली जाती है। फिर कई कारण है, बाढ़ है, कोई बताते हैं कि भूकंप, या कोई महामारी भी बताते हैं। अलग अलग कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद में हमारे सामने जो सभ्यता निकल करके आती है, या नहीं वैदिक काल कहेंगे, सभ्यता कहना तो ज्यादा सही उचित वर्ड नहीं हो, वैदिक काल। तो वैदिक काल का जो समय है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब देखिए, इससे पहले का जो समय है कांस्य युग का, ताम्र युग का, प्राग ऐतिहासिक काल का, यहां समय थोड़ा ऊपर नीचे होता चलता है। अलग अलग राइटर हैं वो खोजबीन करके बताते हैं भाई इसका ये होगा, इसका ये रहा होगा।
लेकिन वैदिक काल का एक ऐसा समय है जब बिल्कुल क्लियर कट समय है, यहां से आपको हर चीज का बिल्कुल साफ समय मिलेगा। तो वैदिक काल का समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल। और इस समय किसकी रचना की गई थी? वेदों की रचना की गई। और ऊपर जो राजस्थान में जो हिस्सा ये हनुमानगढ़ की तरफ का, जो यहां ये क्षेत्र है इस तरफ से, तो यहां सरस्वती नदी माना जाता है कि यहां पहले सरस्वती नदी बहती थी। तो उसका उल्लेख जो है वो वेदों वगैरह में मिलता है। तो एक वैदिक काल आता है, उसके बाद में वैदिक काल के बाद में आता है महाजनपद काल। अब मैं इसको हटा देता हूं। महाजनपद काल आपको बस वीडियो तल्लीनता से सुनना है। महाजनपद काल का जो समय माना जाता है वो 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। देखिए महाजनपद काल क्या था। देखिए इससे पहले आप थोड़ा जनपद देखिए कि जनपद किसको कहते हैं। जनपद क्या था कि लोगों का जो समूह था, पहले उस टाइम मनुष्य जो है वो किस रूप में रहता था? कबीलों के रूप में रहता था। एक प्रकार से आप मान लीजिए कि उनको जनपद कहते थे, आसपास के कुछ एरियो को मान के भाई ये लोग है और ये वाला ये जनपद है, और उनका एरिया होता था, क्षेत्र होता था। तो जो कुछ मजबूत जनपद हुए, उन्होंने दूसरे जनपदों को अपने अंदर शामिल करना शुरू कर दिया, उनको हराना शुरू कर दिया, पराजित करना शुरू कर दिया। और आप ये कहेंगे सर अब ये दूसरों को पराजित करना और ये चीजें कैसे शुरू हुई? तो मैंने आपको बताया कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास किसकी खोज हो चुकी थी? लोहे की खोज। और हथियार किस चीज से बनेंगे? ये इसके नहीं बनेंगे कि आप कांसे से युद्ध में करने वाले हथियार बना लोगे, तांबा है इससे हथियार बना लोगे, नहीं। ठीक है, काम चलाने के लिए बन जाए। हथियार किससे बनेंगे? लोहे से। और जो ही लोहे की खोज हुई, और उस टाइम सबसे ज्यादा लोहा जो था वो कहां? बिहार में, वहां निकला। आज भी बिहार के अंदर लोहा के बारे में आप पढ़ते हैं, इतने जो वहां चीजें हैं लोहे के बारे में, इतना लोहा निकलता है वहां से। ये बिहार झारखंड ये वाला क्षेत्र जो है, तो उस समय जो कुछ जनपदों ने दूसरे जनपदों को हराना शुरू कर दिया और उनमें आपस में मिलाना शुरू कर दिया, और इस तरह क्षेत्र फैलाते 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 हमारे सामने 16 महाजनपद उस समय सामने आते हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरशन, अश्मक, अवंती, कंबोज और गांधार, ये 16 महाजनपद थे। और इसमें सबसे मजबूत महाजनपद था वो था मगध वाला, जहां मैं आगे आपको बताऊंगा कि 322 ईस्वी से मौर्य साम्राज्य की यहां स्थापना हो जाती है मगध साम्राज्य पे। तो मगध साम्राज्य के सबसे मजबूत होने का कारण क्या था कि इन 16 महाजनपदों में ये सबसे जो है मगध, ये सबसे मजबूत साम्राज्य के रूप में उभर कर क्यों आया? क्योंकि लोहा वहां सबसे ज्यादा था। वहां एक से ज्यादा, एक से बढ़कर एक उन्होंने हथियार बनाए, और हथियारों के दम पर उन्होंने दूसरों को विजित किया। तो ये महाजनपद काल है। अब इस महाजनपद काल के अंदर जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे आते हैं, ये मत्स्य जनपद, मैंने अभी नाम लिया था 16 महाजनपदों के, उसमें एक मत्स्य का भी नाम आता है। और भी कई जनपद हैं, जैसे यहां कई जनपद थे, शिवी जनपद था, ये छोटे जनपदों में थे। वो 16 महाजनपदों में जैसे मत्स्य इनका नाम था। और मत्स्य जो है वो मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है यहां क्योंकि इसकी राजधानी थी विराटनगर। और विराटनगर को आप बेराट नाम से भी जानते हो, वर्तमान में इसको विराटनगर कहते हैं। और वैसे इसका जो है क्या नाम था? पहले बेराट के नाम से जानते हैं। और ये बेराट या विराटनगर वही स्थान है जहां पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास निकाला था। उसमें यह था कि अगर 1 वर्ष के अंदर इनकी जो जो पहचान है अगर वो उजागर होती है तो इन्हें फिर से 12 वर्ष का जो वनवास है वो भोगना पड़ेगा। तो ये 1 वर्ष का जो है अज्ञातवास पांडवों ने इसी यहां ही निकाला था, विराटनगर में। जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र था उसको कहते थे मत्स्य, ये जनपद में आता था। फिर तो ये तो आपको एक महत्वपूर्ण बात होगी, उस समय छोटे छोटे जनपद हमारे यहां सामने आते हैं। मत्स्य तो खैर महाजनपदों में नाम था। शिवी जनपद आता है राजस्थान का, जो इसमें देखिएगा, ये जैसे राजस्थान का मैप है तो उसमें ये जयपुर वाला जो क्षेत्र है, यहां कौन सा जनपद हो गया? मत्स्य जनपद हो गया। ये इसके अलावा जैसे ये जो उदयपुर चित्तौड़ वाला मुख्य रूप से ये जो था इसको कहते थे शिवी जनपद, जिसकी राजधानी थी नगरी। नगरी जो है वो चित्तौड़गढ़ से 7 मील की दूरी पर है। ये मैं देख के आया हूं स्थान, जो है चित्तौड़गढ़ से भी 7 मील की दूरी पर पड़ता है नगरी, जो कि उस समय शिवी जनपद की राजधानी थी। जैसे एक और जनपद का नाम मिलता है मालव जनपद, तो टोंक वाला जो क्षेत्र है ये मालव जनपद के अंतर्गत आता था।
सूरसेन वाला जो क्षेत्र है उसकी राजधानी थी मथुरा। तो उसमें ये इधर का थोड़ा ये हिस्सा जो है, ये इस तरफ का जो पूर्व का पूर्वी राजस्थान का कुछ हिस्सा आता था जिसकी राजधानी थी मथुरा। यहां जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, यहां जो जनपद था वो था योदय जनपद। तो ये जो 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व का जो काल है, तो भारत के स्तर पर हम देखते हैं तो महाजनपद काल के रूप में सामने आता है। और राजस्थान के अंदर भी जैसे मत्स्य वगैरह ये महाजनपद थे कुछ एक दो, बाकी छोटे छोटे जनपद यहां कई थे राजस्थान में। ये तो कुछ नाम मैंने बताए जो सबसे जो लोकप्रिय या पॉपुलर नाम है। सीवी जनपद हो गया, मालव जनपद है, ये योदय हो गया। तो इस तरह के कई जनपद हमारे सामने आते हैं। तो ये जो चीज आपने देखी महाजनपद काल वाली, तो इसका समय है 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व का काल। तो उस समय राजस्थान में छोटे छोटे जनपद मैंने आपको बताए, जनपदों का समय है वो महाजनपद काल थे। और 16 महाजनपदों के बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनमें भी जानकारी मिलती है जो सबसे प्रामाणिक सोर्स माने जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इनके नाम काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये उस समय महाजनपदों का काल हो गया। अब इसके बाद में 322 ईसा पूर्व जो है यहां से मौर्य वंश की स्थापना होती है और अखंड भारत के रूप में भारत हमारे सामने आता है। तो 322 ईसा पूर्व से 300 ईसा का जो काल है फिर आगे, यानी जैसे मान लीजिए ये 0 है तो यहां से ये 322 ईसा पूर्व, और फिर आगे 0 से फिर वर्तमान में, जैसे हम 2021 में चल रहे हैं अभी, तो 0 से फिर आगे यहां तक 300 ईस्वी तक, और यहां 322 ईसा पूर्व। तो इस समय जो है वो राजस्थान के अंदर कोई बहुत बड़ी भूमिका के रूप में कोई इस तरह का इतिहास में नहीं आते। जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हो तो वही मुख्य रूप से जो है हमारे सामने राजवंश आते हैं भारत के स्तर पे जो आप पढ़ते हो। फिर 300 ईस्वी में यहां पर जो है ये लगभग भारत पर गुप्त काल हमारे सामने आता है, गुप्त काल का उदय होता है। और गुप्त जो है इन्होंने भी पूरे भारत पे एक छत्र राज्य किया था, आप जानते हैं। जो फिर इसके बाद में गुप्त का काल रहा, फिर आते आते छठी शताब्दी का काल आ जाता है 600 ईस्वी के आसपास, सम्राट हर्षवर्धन का समय, हर्षवर्धन का। तो अब ये जो छठी शताब्दी है और फिर हर्षवर्धन की भी मृत्यु हो जाती है, वहां से अब देखिएगा जो छठी शताब्दी का समय है, यहां से अब हमें राजस्थान के अंदर कुछ राजवंश उभर करके और आना शुरू होते हैं। कोई कहीं से आया, कोई बाहर से, कोई किसी स्थान से, और धीरे धीरे राजस्थान के अंदर उन्होंने जो है वो जब राजस्थान का इतिहास हम पढ़ेंगे तो कुछ राजवंशों के बारे में बेसिक जानकारी आपको बताऊंगा कि कैसे वो अलग अलग जगहों से बाहर से यहां आते हैं और यहां आकर के और उन्होंने अपने राजवंश को स्थापित किया। जैसे ये राजस्थान का मैप है, तो यहां जैसे मैं नागौर वाला क्षेत्र जो अही छत्रपुर, आप अजमेर के चौहान आपके सिलेबस में है, तो यहां वासुदेव चौहान जो है उसने 551 ईस्वी के अंदर अजमेर के चौहानों की स्थापना की थी। और पहले जो नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अही छत्रपुर। तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी जो है वो कौन सी थी? अही छत्रपुर थी। फिर अजमेर तो 1113 में जो अजय राज चौहान है वो यहां आकर के अजमेर स्थापित करता है और तब से फिर आगे इनकी राजधानी अजमेर हुई। तो आप देखिएगा 551 ईस्वी का जो समय है तो अभी राजवंश होना स्थापित हो गए। यहां कई राजवंशों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। और जो भाटी थे वो पहले ही आगे थे और भी पहले आगे थे। ये जो हनुमानगढ़ वाला यहाँ ये जो किला आता है भटनेर, तो भाटी जो जैसलमेर के भाटी हैं वो मुख्य रूप से कहां के थे? गजनी के। गजनी का है अफगानिस्तान में। फिर वो यहां आते हैं तीसरी शताब्दी के आसपास, ये बटनेर की तरफ आएंगे। काफी टाइम ये बटनेर रहे। फिर इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन करते गए समय के साथ साथ। बटनेर के बाद इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी तन्नौट, तन्नौट के बाद बनाई थी लोदरवा, और लोदरवा के बाद इन्होंने फिर जो लास्ट अपनी राजधानी बनाई वो थी जैसलमेर। तो इस तरह से ये बाहर से जैसे मान लीजिए जो राजवंश इधर उधर से धीरे धीरे देखिए स्थापना हो रही है राजस्थान में राजवंशों की, और समय के साथ साथ कुछ राजवंश बहुत मजबूत उभर करके आएंगे और कुछ राजवंश धीरे धीरे समय के साथ में लुप्त हो जाएंगे। जैसे अजमेर के चौहान है तो स्थापना तो वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में ही कर दी थी, लेकिन ये 1100 ये जो 92 ईस्वी के अंदर ही क्या हो जाते हैं? तराइन के दूसरे युद्ध के साथ ही अजमेर के चौहान समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से जैसे ये यहां हुआ,
फिर मेवाड़ राजवंश सबसे महत्वपूर्ण राजवंश में आता है। 566 ईस्वी के अंदर जो है वो मेवाड़ राजवंश की स्थापना होती है, गोहिल या गुहादित्य के द्वारा, वो एक ही व्यक्ति है। तो उसके द्वारा यहां मेवाड़ राजवंश की स्थापना की गई। और आगे ये जो अब देखिए, मेवाड़ से पहले स्थापना हो गई थी अजमेर के चौहानों की। मेवाड़ वालों की स्थापना हुई थी 566 और अजमेर वालों की स्थापना हो गई थी 551 में। और फिर आगे से इन्हीं से आगे इनकी शाखाएं बनती गई, मेवाड़ वालों से ही अलग होकर के। जैसे उस वक्त जो मेवाड़ था उसमें मुख्य रूप से ये जो हिस्से हैं ये आते थे मेवाड़ में, ये भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। और यहीं से फिर आगे इनसे शाखा होकर के ये जो डूंगरपुर है, ये प्रतापगढ़ है, ये बांसवाड़ा है, ये इन्हीं मेवाड़ वालों की ही शाखाएं हैं। ऊपर जैसे चौहानों की बात करें तो 1192 ईस्वी के अंदर अजमेर के चौहान क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। फिर यहां सवाई माधोपुर के अंदर कौन से चौहान है, रणथंभौर के चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जो बेटा था गोविंदराज, वहीं आकर के यहां स्थापना करेगा। सबसे प्रतापी शासक यहां था हमीरदेव चौहान। तो वो हम यहां जैसे यहां स्थापना होगी, ये बूंदी, कोटा, ये झालावाड़, ये आगे से आगे इन्हीं से जो है चौहानों की आगे से आगे यहां जो है शाखाएं होती हैं। तो ये मेन बातें होगी, बूंदी के चौहान, कोटा के इधर ये। अब इधर की बात करें तो चौहानों की शाखाओं के अंदर जालोर के चौहान भी आते हैं, सिरोही के अंदर भी आते हैं लुम्बा। यहां जैसे सिरोही का जो है ये 1311 में यहां स्थापना करेगा। देवड़ा जो चौहान कहलाते थे सिरोही वाले, तो उसका स्थापना जो है वो लुम्बा करता है 1311 में। जालोर के चौहान है, इनकी स्थापना की थी कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी के आसपास। जालोर के चौहानों का सबसे प्रतापी शासक होता है कानड़देव चौहान। क्योंकि आपके सिलेबस में जालोर वगैरह ये अजमेर, इनका जो आपको रिलेशन बताने हैं किसके साथ, सुल्तानों के साथ, यानी सल्तनत काल के साथ। तो उसमें ये हमें पढ़ने हैं, ये जो इधर के शासक थे चौहान शासक, तो ये चौहानों की ही शाखाएं इधर उधर जाती गई। फिर मारवाड़ की यहां 3 शाखाएं थी राजस्थान में। ये जोधपुर वाला जो है, ये मारवाड़ जो क्षेत्र कहलाता था पूरा, तो यहां कौन थे, राठौड़। तो राठौड़ जब ये आते हैं तो सबसे पहले यहां के राठौड़ थे, ये जोधपुर वाले इस तरफ के क्षेत्र के। और फिर इन्हीं से ही आगे 2 शाखाएं निकली, एक तो बीकानेर चले गए, राव बीका, और एक तरफ यहां अजमेर के पास में पड़ता है किशनगढ़। तो किशनगढ़ के राठौड़, आपके सिलेबस में राणा राज सिंह है, और राज सिंह का एक यहां आता है किशनगढ़ का कि उन्होंने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह किया था। पिछले वर्षों के जो आपके जीके के पेपर हैं उसमें यह आया हुआ भी है सेकंड ग्रेड में। किसकी मर्जी के खिलाफ, औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध। तो वो राजकुमारी कहां की थी, इसी किशनगढ़ की थी। किशनगढ़ में कौन से राजपूत थे, राठौड़ राजपूत। तो राजस्थान में राठौड़ों की 3 शाखाएं थी। एक तो ये मारवाड़ के राठौड़, मुख्य रूप से मारवाड़ से मतलब यहां जोधपुर से ही लेते थे। और ये फिर इसके बाद में बीकानेर के राठौड़ और किशनगढ़ के राठौड़। तो ये राजस्थान में कई राजवंश हमारे सामने उभर उभर करके आते हैं। और उसी तरह से जैसे जयपुर के अंदर है, यहां कौन थे, यहां कछवाहा शासकों का शासन था। 1137 ईस्वी के आसपास का समय माना जाता है दुल्हे राय जी का। ये बाहर से आते हैं और यहां आकर के और इन्होंने स्थापना की थी कछवाहा राजवंश की। फिर 1207 ईस्वी में कछवाहों का ही एक शासक होता है कोकिल देव। तो उसने आमेर के मीणाओं को पराजित किया था। भाई जैसे यहां ये दुल्हे राय जी वगैरह आए थे, तो इन्होंने पहले ये 2 साके बड़गुजर हैं, रामगढ़ के मीणा हैं, इनको पराजित करके धीरे धीरे अपना ये क्षेत्र फैला रहे थे। और 1207 में जो कोकिल देव होता है, इन्हीं दुल्हे राय जी का वंशज, ये आमेर के मीणाओं को पराजित करता है। और उसके बाद 1207 से इनकी जो राजधानी है वो होती है आमेर। जब तक सवाई जय सिंह 1727 में जब ये जयपुर की स्थापना करेगा, जयपुर का पहले नाम था जयनगर, फिर यह बन गया जयपुर। तो सवाई जय सिंह जो है वो जयपुर की स्थापना करेगा, तब तक इनकी राजधानी कौन सी रहती है, आमेर। फिर राजधानी किसको बना लिया, जयपुर को बना लिया। तो इस तरह से हमें राजस्थान के कई राजवंशों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आज का वीडियो एक बेसिक रूप से आपको समझाने के लिए है। इसमें से कुछ टॉपिक हमारे सिलेबस में है और बाकी चीजें नहीं है, तो आपको एक दिमाग में समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आगे जो है वो समय निकल रहा है। तो यहां आपको कई राजपूत जो है शासक देखने को मिलेंगे, और गुर्जर प्रतिहार के बारे में भी आपको सिलेबस में पढ़ना है।
तो गुजर प्रतिहार के बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी देखनी होती है कि गुजर प्रतिहार जो 8वीं से 10वीं शताब्दी का समय है, वो पूरे भारत में एक तरह से आप गुजर प्रतिहारों का ही मान लीजिए, इतने मजबूत है। उसमें राजस्थान में सबसे मजबूत थे गुजर प्रतिहार। तो हम ये पढ़ेंगे इनकी राजधानी, जैसे भीनमाल है, ये मेड़तार, ये इन्होंने कैसे कैसे राजधानी आगे परिवर्तित होती की। पहले शुरुआत में मंडोर की तरफ थी, फिर मंडोर कहाँ है, जोधपुर में, फिर मंडोर से ये आगे में जो है ये भीनमाल, मेड़तार, ये कई नाम हमें देखने को मिलेंगे। गुजर प्रतिहारों का त्रिपक्षीय संघर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस वक्त राजस्थान के तो गुजर प्रतिहार, और बंगाल के थे पाल, और दक्षिण के थे राष्ट्रकूट। इनमें लगभग 150-200 वर्षों तक जो है वो लगातार संघर्ष होता है। किसके लिए? कन्नौज के लिए। देखिए समय के साथ साथ जो है वो देश में कुछ महत्वपूर्ण स्थान हमारे सामने उभर करके आते हैं। जैसे जो 6ठी शताब्दी में राजा था हर्षवर्धन, तो उसके समय से कन्नौज एक सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र हो गया था। मौर्य काल ये उस टाइम था, उस वक्त था पाटलिपुत्र, यानी आज का पटना। मध्यकाल के समय महत्वपूर्ण स्थान हो जाएगा दिल्ली, यानी इन पर जो अधिकार कर लेगा उस समय, तो फिर यह मानता था कि इसने एक तरह से पूरे भारत को ही विजित कर लिया। तो ये समय के साथ साथ चीजें बदलती रही। तो हमें गुजर प्रतिहारों के बारे में पढ़ना है। अब इसके बारे में 8वीं से 12वीं शताब्दी का जो समय है वो एक तरह से क्या कहलाता है? राजपूत काल ही कहलाता है भारत में। राजस्थान के अंदर तो थे ही थे, उत्तर भारत के अंदर भी आपको कई राजपूत, और दक्षिण भारत में भी आपको, मुख्य रूप से उत्तर भारत में कई राजपूत जो है वो राजवंश देखने को मिलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने अब इतिहास को बदलना शुरू कर दिया। इतिहास को कैसे बदला? देखिए उस समय ये तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में। किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जो कि अजमेर के शासक थे। तो आप जानते हैं कि मोहम्मद गोरी को इस युद्ध में विजय प्राप्त होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, और ये पृथ्वीराज चौहान को मरवा देता है। इसी के साथ ही, और चूंकि ये देखिए युद्ध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्यों? पहली बार हिंदुस्तान के अंदर कोई मुस्लिम सत्ता की जो है वो नींव स्थापित हुई। आक्रमण पहले भी हुए थे, लेकिन वो सब लूटने के इरादे से आए और लूट करके वापस चले गए। मोहम्मद गोरी जो था, ये भी कोई यहां रहने के हिसाब से नहीं आया था, ये महत्वाकांक्षी था। चूंकि तराइन के पहले युद्ध में इसकी बड़ी बुरी हार हुई थी, बेइज्जती के साथ हार हुई थी, तो ये वापस चला गया था। 1 साल बाद तैयारी करके वापस आता है और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है। तो जब ये वापस जाता है मोहम्मद गोरी, तो ये अपने एक खासम खास आदमी को यहां छोड़ के चला जाता है संभला करके कि तुम संभालना, और उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जहां से सल्तनत काल की शुरुआत मानी जाती है गुलाम वंश की। 1206 से, 1206 क्यों कहते हैं? क्योंकि मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है 1206 में, और यह सल्तनत काल कब तक चलेगा? 1526 तक। सबसे अंतिम शासक कौन था सल्तनत काल का? इब्राहिम लोदी। तो ये उस समय का समय था, और इसने यहां के काफी चीजों में कुछ बदलाव हुए। जैसे एक तो पहली बार मुस्लिम सत्ता भारत में स्थापित हुई। यहां 5 जो है वो वंश हुए थे सल्तनत काल में। जो सिलेबस वाला वीडियो था मैंने भी उसमें भी आपको बताया था। पहले गुलाम वंश हुआ था इसमें, ये कुतुबुद्दीन ऐबक से, और फिर खिलजी वंश आता है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते हैं आप महत्वपूर्ण रूप से, और फिर उसके बाद में कौन आया था? सैयद वंश, नहीं सॉरी, ये कौन सा आया था? तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और लास्ट में लोदी वंश। तो अब ये जो सल्तनत काल के सुल्तान रहे थे, इनका राजस्थान के शासकों के साथ जो रियासतें थी, जो राजवंश थे, राजपूत शासक, उनके साथ कौन सा संघर्ष हुआ वो हमें पढ़ना है, और आपके सिलेबस के अंदर है। ये देखिएगा, यह आपके सिलेबस के अंदर यहां लिख रखा है कि रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत। तो इसमें मेवाड़, रणथंबोर और जालोर। तो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, उस समय जो भी इन तीनों रियासतों के शासक थे, महत्वपूर्ण शासक, उन शासकों का उस समय दिल्ली में रहने वाले सुल्तानों से, यानी 1206 से 1526 ईस्वी के बीच में इन तीनों रियासतों के जो भी शासक हुए हैं, इनका जो संघर्ष है वो हमें इनके साथ में पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस में है।
अब सल्तनत काल के बाद में, सल्तनत काल का समय आपको मैंने बता दिया। उस समय जो मुख्य रूप से राजधानी है वो कौन सी है? दिल्ली है, सुल्तानों की। अब इसके बाद में क्या होता है? आप जानते हैं कि 1526 के अंदर युद्ध होता है पानीपत का। किस किस के बीच में? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही सल्तनत काल शुरू होता है और मुगल काल शुरू, जो सल्तनत काल है वो समाप्त होता है और मुगल काल शुरू हो जाता है। लेकिन चूंकि बाबर को अभी भी सामना करना था, एक महत्वपूर्ण शासक था, जब तक उसको पराजित नहीं करेगा बाबर, तब तक वो यहां राजवंश स्थापित करने के बारे में नहीं सोच सकता। और वो कौन थे? मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, जो कि आपके सिलेबस में है। तो फिर इसके बाद में यहां मुगल काल की जो है वो सत्ता स्थापित हो जाती है। और एक तरह से आप ये मान लीजिए कि बाबर से लेकर के, यानी 1526 से लेकर के और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी। औरंगजेब की मृत्यु। तो हालांकि औरंगजेब के बाद के भी शासक हैं, लेकिन वो फिर नाम मात्र के ही हैं। 1857 की जो क्रांति होगी उस समय शासक यहां का होता है बहादुर शाह जफर। और यहीं 1857 की क्रांति के साथ ही मुगल सत्ता पूरी तरह से, जो कुछ नाम मात्र की थी, वो भी समाप्त हो जाती है। तो उस समय ये जो बीच का समय है ये कहलाता है मुगल काल। मुगल काल में प्रारंभ के शासकों के नाम आते हैं, जैसे बाबर है। बाबर का बेटा कौन हो गया? हुमायूं हो गया। हुमायूं का बेटा कौन हो गया? अकबर। अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर का बेटा शाहजहां। और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो 1707 के अंदर औरंगजेब की जो है वो मृत्यु होती है। और 50-50 वर्षों का कार्यकाल लगभग रहा था अकबर और औरंगजेब का। अकबर भी लगभग 50 वर्ष तक रहा था, औरंगजेब भी लगभग 50 वर्ष तक शासक रहा था। और जो अकबर है वो तो चूंकि बहुत कम उम्र के अंदर ही राजा बन गया था, शासक बन गया था। औरंगजेब तो लगभग 50 साल की उम्र में शासक बना था और काफी लंबा जिया औरंगजेब। तो अब देखिए, शुरू में जब अकबर शासक बनता है तो अकबर ने शुरू में तो विरोध की नीति अपनाई, कहीं युद्ध करना, आक्रमण करना। लेकिन बाद में यह सुलह कुल की नीति को अपनाता है कि कोई हमें हमारी अधीनता स्वीकार कर लेता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। और राजस्थान के अंदर जो इसकी शुरुआत होती है वो 1562 में होती है। कब होती है? जब आमेर का शासक होता है भारमल, और वो अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर देता है? अकबर के साथ करता है। तो राजस्थान का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, अकबर की अधीनता स्वीकार थी, वो था भारमल। अब देखिएगा, भारमल से पहले मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में एक से बढ़कर एक महान राजा हुए हैं। जैसे चाहे आप पृथ्वीराज चौहान की बात करो, अजमेर के शासकों में विग्रहराज जो यहां का शासक था। मेवाड़ के अंदर जैसे राणा सांगा हैं, जयत्र सिंह है, राणा कुंभा है, एक से बढ़कर एक शासक हुए हैं। इधर बात करें ये पश्चिमी राजस्थान की राठौड़ों की, तो मालदेव इतना प्रतापी शासक हुआ है। तो यहां पहले प्रतापी शासक हुआ करते थे जो पूरे राजपुताना में किसी को भी हराने की क्षमता रखते थे। बाहर की बड़ी बड़ी शक्तियों से जो लोहा लेने में सक्षम थे। विग्रहराज जो था, अजमेर का चौहान शासक था विग्रहराज चतुर्थ, उसने दिल्ली को विजित किया था। इधर जो शासक थे गजनी के, उसको भी विग्रहराज जो था चतुर्थ उसने पराजित किया था। मालदेव की शेरशाह सूरी से टक्कर होती है। और आप जानते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता देता हूं, शेरशाह बहुत मुश्किल से जीता था। शेरशाह को अंदाजा नहीं था कि मालदेव इतना मजबूत शासक हो सकता है। वो तो इसके सेनानायक थे जेता और कुंपा, उन पर से विश्वास उठ गया था मालदेव का। शेरशाह ने ऐसी ही क्या चली थी, चाल चली। तो मालदेव अपनी सेना लेकर के, ये जो पाली में इधर स्थान पड़ता है सुमेलगिरी, वहां से वापस आ गया था अपनी सेना लेकर के। तो जेता कुंपा मुश्किल से 10-12 हजार सैनिकों के साथ में वहां रुके थे और उन्होंने इधर शेरशाह की 40-50 हजार की सेना का मुकाबला किया था। और वो भी बाद में उनकी सहायता के लिए और सेना आई, तब जाकर के वो जीतते थे। तब शेरशाह ने कहा भी था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो मालदेव को बाद में गलती का एहसास होता है कि उसने अविश्वास करके अपने सेना नायकों पर बहुत बड़ी गलती की। तो मैं ये आपको उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि उस समय बड़े प्रतापी शासक हुआ करते थे। राणा सांगा इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित कर चुका था, ये पढ़ेंगे हम आगे। हम
तो अब ये जो 1562 के अंदर जो भारमल अधीनता स्वीकार कर लेता है अकबर की, इसके बाद आगे से आगे जो राजपूत शासक थे उन्होंने अधीनता स्वीकार करना शुरू कर दिया। और जो पहले एक स्वतंत्र शासकों का काल होता था, वो स्वतंत्र शासकों का काल जो है अब समाप्त हो जाता है। अब अधीना जो है एक तरह से अधीनस्थ काल मान लीजिए आप। हाँ, इसमें दो तीन शासकों के नाम आते हैं जिन्होंने के भाई अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जैसे मेवाड़ के महाराणा प्रताप का नाम आएगा, यहां जो मारवाड़ का शासक था रावचंद्र सेन, तो इनका नाम आता है। ये सिरोही का एक शासक आता है देवड़ा सुल्तान। लेकिन उस समय देखिए, एक जो पूरे भारत का एक छत्र जिसके पास में ये अकबर का समय जो इतनी बड़ी सेना है, तो इनका जो ये मारवाड़ के शासक थे रावचंद्र सेन है, महाराणा प्रताप है, इनका पूरा जीवन संघर्ष में ही निकला। क्योंकि ना इतनी बड़ी सेना, सेना बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बिना पैसे के कैसे बनाओगे सेना? तो सेना बनाने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा कब आएगा? जब आपका एक स्थापित राज्य होता है। आप आज भी देख लीजिए, जिस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो स्थापित होती है, एक अच्छी अर्थव्यवस्था होती है, राज सही तरीके से होता है, शासन सही तरीके से होता है, वहां की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। जिन देशों में सरकारें रोज बदलती हो, कभी ये कभी वो, कभी कोई नियम आ गया, कभी कोई नियम आ गया, तो अर्थव्यवस्था का ढांचा भी जो है वो हिल जाता है। तो स्थापित राज होगा वो उतना ही ज्यादा मजबूत शासक होगा, उतना ही पैसा होगा। जितना पैसा होगा उतनी बड़ी उसकी सेना होगी। तो दो तीन उदाहरण आपके सामने मिलते हैं। बाकी जो है वो पूरे राजपुताना के अंदर एक प्रकार से अधीनता सबने ही स्वीकार कर ली थी। तो अधीनस्थ शासकों का काल जो है वो शुरू हो जाता है। अभी आगे से आगे समय निकलता गया, बीच में कुछ एक राजा आएंगे, जैसे मेवाड़ के ये राणा थे राज सिंह, इनका औरंगजेब से आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। छोटे मोटे उदाहरण आपको मिलते हैं। मारवाड़ में दुर्गादास राठौड़ है, उनका औरंगजेब के साथ जो है वो संघर्ष देखने को मिलेगा। कि जो मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह, उसको शासक माना नहीं था जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद। भाई मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह था, उसकी मृत्यु के बाद में जो उसका बेटा था अजीत सिंह, उसे औरंगजेब ने कभी भी यहां का शासक स्वीकार नहीं किया। तो दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्षीय संघर्ष किया था इसके लिए। तो इस तरह से ये समय धीरे धीरे ये समय निकलता जाएगा। 1707 के अंदर आप जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब औरंगजेब की पॉलिसी ऐसी थी कि औरंगजेब ने अपने कई दुश्मन स्थापित कर लिए थे। तो जब कई दुश्मन स्थापित कर लिए औरंगजेब ने, तो हर जगह से विद्रोह होगा। और विद्रोह होगा तो 1707 के अंदर जो ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, और 4-5 वर्ष बाद में ही धीरे धीरे मुगल सत्ता जो है वो नाम मात्र की रह गई। अब राजस्थान के अंदर जो रियासतें थी वो तो है ही, जो रियासतें थी वो तो है ही अभी, और मुगल सत्ता कमजोर होगी। और मुगल सत्ता जब कमजोर हुई तो धीरे धीरे दूसरी शक्तियां हमारे सामने उभर करके आती है, जैसे सिख हैं, मराठा हैं, यहां के शासक थे राजपूत, ये भी वापस मजबूत धीरे धीरे होने लगे। उस समय एक बहुत जबरदस्त शक्ति है जो भारत में उभर करके सामने आई थी, और वो था मराठा। और मराठों के नाम से शासक जो है वो, उनको डर लगता था, नाम से कांपते थे। अब देखिएगा, राजस्थान के अंदर मराठों का जो हस्तक्षेप होता है, एक बड़ी घटना आती है कि सब कुछ चल रहा है, राजा वाजा भी, मुगल सत्ता भी कमजोर हो रही है, दूसरी शक्तियां मजबूत हो रही है। हुआ क्या, 1734 के अंदर एक घटना होती है, और बूंदी का जो शासक था, दरअसल उससे जो सवाई जय सिंह था जयपुर का, उसने बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया। और दरअसल जो बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह, उसकी रानी जो थी वो इसकी सवाई जय सिंह की बहन ही थी, लेकिन फिर भी इसने यहां के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया। तो इसकी रानी जो थी बुद्ध सिंह की, यानी सवाई जय सिंह की बहन, उसको यह बात अखरी, और उसने मराठों को आमंत्रित किया सहायता के लिए। 1734 से पहले राजस्थान के अंदर मराठों का कोई रोल नहीं है, कहीं मराठों का नाम ऐसा नहीं आएगा। लेकिन 1734 में जो बुद्ध सिंह की रानी थी, उसने मराठों को आमंत्रित कर लिया, और आमंत्रित करने के बाद में यह पहली बार राजपुताना की राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप हुआ था। लेकिन मराठों का मूल रूप से काम क्या था? लूटना, लूटमारी करना। देखिए, जब तक शुरू में शिवाजी थे तब तक स्थितियां सही थी, और फिर बाद में जैसे आगे जो आता है एक व्यक्ति आता है बाजीराव, जो इनका पेशवा था, बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन देखिए, उनके बाद में धीरे धीरे जो मराठे थे, इन्होंने लूटने को ही अपना मेन काम बना लिया।
फिर ये नहीं देखते थे कि बेचारा ये कोई कैसा है या क्यों हम इनके जाकर के राज्य में हस्तक्षेप करें। तो मराठों ने लूटमार की नीति को अपना लिया था। ये नीति कितनी घातक होगी आप आगे देखते जाइएगा। हर घटना एक दूसरे से जुड़ी होती है। और रविंद्रनाथ टैगोर का एक डायलॉग है, एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, जो मैं कई बार हर जगह बोलता हूं कि शैतान घर में तभी प्रवेश करता है जब उसे प्रवेश करने का मौका दिया जाए। यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो अब ये शैतान यहां कौन है? अंग्रेज। वो प्रवेश तब करेगा जब उसको मौका मिलेगा। जब मौका ही नहीं देंगे तो वो आएगा कैसे? और अब देखिए स्थितियां अंग्रेजों के लिए कैसे जो है वो बन रही है। स्थितियां ऐसी बन रही है कि मराठों ने थोड़े ही टाइम के अंदर अंदर सारे राजपूत शासकों को लूटना शुरू कर दिया कि ला पैसे दे, 2 महीने वे नहीं, फिर आगे ला पैसे दे, पैसे निकाल। तो इस तरह की लूटमार के पत्ती के कारण यहां के राजा बहुत ज्यादा क्या थे? पीड़ित थे, परेशान थे। अब अब चूंकि पीड़ित थे, परेशान थे, और धीरे धीरे आप जानते हैं कि उधर बंगाल के अंदर एक शक्ति स्थापित हो रही थी और वो थी अंग्रेज। 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है। तो 1757 में प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों ने अपना जो एक झंडा है वो एक तरह से स्थापित कर लिया था बंगाल में, और अब ये बंगाल से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये भारत का मैप है, थोड़ा सा मैं आपको वैसे समझा रहा हूं। तो यहां ये जो पूरा ये हिस्सा था बांग्लादेश और ये सब कुछ उस टाइम बंगाली कहलाता था ये। तो यहां अंग्रेज जो है उन्होंने अपनी शासन सत्ता जो है वो स्थापित कर ली 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ ही। 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध के बाद में आप देखिएगा कि अंग्रेज 7 साल के में, यानी 57 से 64 के बीच में कितना समय है? 7 साल का ही तो समय है। 57 से जो है वो अपनी सत्ता स्थापित करते हैं अंग्रेज बंगाल में, और 7 साल के अंदर अंग्रेज कितने मजबूत हो गए थे? क्योंकि बंगाल में संसाधन बहुत ज्यादा थे, धन धान्य से परिपूर्ण था बंगाल। तो 1764 में इन्होंने 3 शासकों की सम्मिलित सेनाओं को हरा दिया था। कौन? एक तो दिल्ली, यानी दिल्ली का मुगल सम्राट जिसने इनका सहयोग किया था। किसका? यह बंगाल का जो उस वक्त नवाब था। और अवध। तो बंगाल, अवध और ये दिल्ली, तो तीनों मिल गए। और उस समय मुगल सत्ता आप देख लीजिए क्या मुगल सत्ता रही है 1764 में, कि उसके साथ साथ ये 2 और मिल गए, तीनों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। तो अब अंग्रेज अभी तक देखिएगा मराठों से नहीं भिड़ रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों को यह पता था कि मराठे अभी भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, आप जानते हैं उसमें अहमद शाह अब्दाली, इधर ये पानीपत का जो युद्ध होगा, तो अहमद शाह अब्दाली और इधर ये मराठे। तो 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है उसमें मराठों की बड़ी बुरी तरह हार होती है। 30,000 मराठा मारे गए थे। तो एक बार के लिए मराठा शक्ति ये मान लीजिए कि बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, कमजोर हो गई थी, लेकिन अभी भी मराठा बहुत ज्यादा मजबूत थे। तो मैं ये चीज आपको इसलिए कह रहा हूं कि 1775 के आसपास ये जो समय था, इसमें राजपुताना के जो कई शासक थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायता लेनी चाहिए थी मराठों के विरुद्ध, लेकिन उस वक्त अंग्रेज इनकी सहायता करने के लिए नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ये जान रहे थे कि अभी भी मराठा बहुत मजबूत हैं, और अगर हम मराठों से भिड़ गए तो ये मराठा हमको साफ कर देंगे। तो अंग्रेजों ने समय का वेट किया, धीरे 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 धीरे, और उसके बाद अंग्रेजों का जो है मराठों के साथ में कई युद्ध होते हैं, जिसमें आप भारतीय इतिहास में आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। और हर युद्ध के साथ में मराठे जो हैं वो कमजोर होते गए। 1803 के बाद में स्थिति ये होगी कि अब मराठे केवल नाम मात्र के रह गए, और अब जो एक तरह से अधिकार धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में किसका फैलता गया? अंग्रेजों का। तो अब अंग्रेजों ने 1803 के अंदर आप जो एक सहायक संधियां पढ़ते हैं, लॉर्ड वेलेजली की एक सहायक संधियां वगैरह कहता है कि 1803 के अंदर जो है अंग्रेजों ने राजस्थान में भरतपुर वगैरह इनके साथ में कोई सहायक संधियां की थी। तो वो सहायक संधियां वो थी कि 2 शर्तें आपकी मानी जाएगी, 2 हमारी मानी जाएगी। लेकिन 1817 के अंदर आते आते, जिसको आश्रित पार्थिके की नीति कहते हैं, वहां यह सिचुएशन होगी कि 1817 से 1823 के मध्य राजस्थान की सभी रियासतों ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, और उसको कहते हैं आश्रित पार्थिके की नीति।
सब ऑर्डिनेट अलायंस, मतलब अब हम पूरी तरह से ही आपके अधीन है और हमारी रक्षा का भार पूरी तरह से किस पर है? अंग्रेजों पर है। तो इस तरह से ये स्थिति आगे से आगे होती गई और 1823 तक आते आते पूरा राजपूताना जो है ये किसके अधीन हो गया था? अंग्रेजों के अधीन हो गया था। और अंग्रेजों ने यहां अपना एक एजेंट बिठा रखा था जिसको कहते थे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो कि कहां बैठता था? अजमेर में। और यहां से ये पूरे राजपूताना पर नियंत्रण रखता था। ये जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे उस टाइम हम चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। और तो अब धीरे धीरे ये जैसे अंग्रेजों ने यहाँ शासन वगैरह हो गया अंग्रेजों का, और फिर आप पढ़ते हैं कि 1857 का जो समय है उसमें 1857 की क्रांति होती है, भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन आप कह सकते हो उसको। और उसके अंदर सफलता नहीं मिली हमें। अब उसमें राजस्थान का क्या योगदान था 1857 की क्रांति में, वो भी हम आगे पढ़ते हैं। वो क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, आप जानते हैं। अंग्रेजों ने 1757 से लेकर के और 1857 का जो समय है ये 100 साल का, इस 100 साल के समय में भारतीयों का बहुत खून पिया। ऐसे ऐसे नियम बना दिए, इतना मजदूर, किसान सब, और जो आर्मी के जवान थे हमारे जो यहां से उन्होंने सैनिक, क्योंकि अंग्रेज खुद कितने थे? केवल मुट्ठी भर। तो इनको भर्ती तो जो लोग चाहिए थे वो तो यहां से लिए इन्होंने, सेना बनाई, यहां के लोग भर्ती किए। इनको पढ़े लिखे क्या चाहिए थे? बाबू चाहिए थे, इन्होंने अंग्रेजों ने स्कूल खोले। तो ये तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, इन्होंने दिमाग से फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, सबको आपस में, इतना बड़ा हिंदुस्तान था, सबको आपस में भिड़ाया, लड़ाया और यहां धीरे धीरे शासन अपना स्थापित कर लिया। 1857 की क्रांति हो जाती है और 1857 की क्रांति होने के बाद में अंग्रेजों ने खुद कुछ एक थोड़े बहुत चेंज किए नाम मात्र के दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी जो है आगे से आगे ये इनके अत्याचार जो है वो कहीं ना कहीं जारी रहे। अब देखिए समस्या क्या आती है, आप ये देखेंगे 1857 की जो क्रांति हो गई, 1857 की क्रांति के बाद में अब एक हुआ क्या था? जब अंग्रेजों ने यहां के, मैंने आपको इससे पहले बताया 1817 से 23 की जो सहायक संधियां होती है आश्रित पार्थिके की, संपूर्ण राजस्थान ने अपनी सुरक्षा का भार मराठों के विरुद्ध किसको सौंप दिया था? अंग्रेजों को। उस वक्त मराठा और पिंडारी तो ये जो है लूटपाट करते थे। अंग्रेजों ने क्या कहा था यहां के राजाओं को? जैसे मैं एक मेवाड़ का उदाहरण दे रहा हूं भाई, अंग्रेजों ने जैसे मेवाड़ के राजा को यह कह दिया कि आप हमें सालाना 1 लाख रुपए देना। अब वो 1 लाख रुपए आप कैसे लाओगे, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो फिक्स साल का 1 लाख रुपए दे देना। अब राजा कहां से वसूल करेगा? जो राजा के सामंत और जागीरदार होते थे, सामंत जागीरदार जिनके अंडर में कई कई गांव होते थे, तो वो राजा को जो है क्या भेजता था? रेवेन्यू, राजस्व। और वो सामंत किससे लेता था? किसानों से। तो इस तरह से ये चेन चलती थी। अब जब अंग्रेजों ने पूरी तरह से फिक्स ये कर दिया कि हमें तो 1 लाख रुपए सालाना दे देना, तो राजा जोर देगा किस पर? अपने सामंतों पर। और सामंत फिर किसका खून पिएगा? किसानों का। पहले राजा और प्रजा के बीच में इस तरह से कोई कड़ी नहीं होती थी, प्रजा जब चाहे राजा से मिल सकती थी, राजा भी इनके जो भी जनता का कोई समस्या होती थी तो उनको दूर करता था। लेकिन अब चूंकि इस मामला ही सारा बदल चुका है, सब पैसे का खेल हो चुका है, पूरी तरह से सामंत जो है उनका संपर्क हो चुका है जनता से। और सामंत, और जैसे राजा है इसने सामंत को कह दिया, कोई सामंत बड़ा है कि भाई तू मुझे साल के 10,000 रुपए देगा, किसी को कह दिया तू मुझे 1,000 रुपए देगा, कोई जितना बड़ा जितना छोटा सामंत अलग अलग हिसाब से रेट तय कर दी। और उस सामंत को भी हर हालत में वो पैसे वसूल करने हैं, वो अपने हिसाब से वसूल करेगा। तो वो किसानों का खून पीता था। तो किसानों का खून पीते गए, उनको परेशान करते गए, मारते पीटते गए, जितनी 90% तक किसानों से अन्न ले लिया जाता था। आप सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए कि उस समय किसान जो अन्न उत्पन्न करता था उसका 90% तक सामंत और जागीरदार होते थे, ये अन्न ले जाते थे। किसान के पास क्या बचता था? मेहनत करे किसान और फिर भी मार खाए, लाठियां खाए। तो इस तरह से किसान जो है वो पीड़ित था। और धीरे धीरे जो किसान है उन्होंने अब चूंकि सारे जो किसान थे, केवल यहां की नहीं, ये केवल मेवाड़ का नहीं, ये तो एक मैंने आपको उदाहरण बताया, पूरे राजस्थान में यही था सिस्टम अंग्रेजों का। मारवाड़ वाले को भी कह दिया कि मुझे सालाना इतनी रकम दे देना, अब तुम कैसे लाओगे हमें मतलब नहीं। यही जयपुर वालों को बोल दिया, यही बीकानेर वालों को बोलता, सारी रियासतों को ऐसे बोल दिया। और उस टाइम राजस्थान में जो सिस्टम था वो तो यही था कि राजा जो है उसके अंडर में ये होते थे सामंत,
जिनकी सहायता से वो क्या करता था, शासन करता था। और सामंत कौन होते थे? मुख्य रूप से राजा के ही जो है वो भाई बंधु होते थे। एक राजा की कई कई रानियां होती थी, कई कई रानियों से कई कई संतानें होती थी। तो अब जो संतानें होगी तो उनको क्या मिलेगा? जो सबसे बड़ा पुत्र होगा उसको तो मिल जाएगा, वो तो बन जाएगा राजा। बाकी क्या करेंगे? तो उनको ये क्या करते थे, फिर सामंत बना देते थे। कई एरियो का बना दिया कि भाई इस एरिया का तू सामंत है, इस एरिया का तू जागीरदार है। ये जागीरदार सामंत नाम के जो है अलग अलग नाम है, बाकी वो लगभग काम सबका एक ही होता था ये। तो ये सामंत वगैरह होते थे। तो अब जब किसान परेशान है तो 1897 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन से किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। एक बैठक होती है, मृत्यु भोज होते हैं। वहां ये किसान वगैरह आपस में इकट्ठे होते हैं। आपके सिलेबस में किसान आंदोलन वगैरह है, हमें पढ़ना है सब वहां पे। तो वहां भी ये चीज वगैरह मैं आपको डिटेल में थोड़ी और समझाऊंगा। और चूंकि सारे किसान दुखी थे, परेशान थे, आपस में किसानों ने बात वगैरह की। और यहां से 1897 ईस्वी से 1897 ईस्वी बिजोलिया किसान आंदोलन से किसान आंदोलन की राजस्थान में शुरुआत हो जाती है। और चूंकि शुरुआती इनको इतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन जब विजय सिंह पथिक की एंट्री होती है इस आंदोलन में, वहां से फिर जो है इनको सफलता मिलनी शुरू होती है, इनकी बात सुनी जाती है। और जब यहां सफलता मिल गई, फिर राजस्थान में एक के बाद एक कई किसान आंदोलन हमारे सामने आते हैं। तो इस तरह से आगे किसान आंदोलन वगैरह शुरू होते हैं। उसके आगे हम बात करते हैं तो फिर देखिएगा धीरे धीरे किसान आंदोलन भी चलते गए। अब भारत की उस समय स्थिति क्या है कि भारत जो है वो अपनी आजादी की ओर बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि जैसे 1919 का एक्ट था अंग्रेजों का, 1935 का एक्ट आता है, 1909 का मार्लियामेंटो अधिनियम आता है। अंग्रेजों का जो नियम वगैरह भी बनाते थे, अंग्रेज अपने फायदे के हिसाब से बनते थे। तो यहाँ के जो हमारे नेता थे, सब बड़े बड़े नेता आ जाएंगे। जैसे ये महात्मा गांधी हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सारे जितने भी नेता बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे नेता थे, एक से बढ़कर एक। तो उन्होंने इन चीजों का क्या क्या लगातार विरोध किया। जैसे और उस वक्त कई महान क्रांतिकारी जो लगातार एक के बाद एक शहीद हो रहे थे, भगत सिंह रे, ये तो कुछ एक नाम है जिनका आप जानते हो। हजारों लाखों क्रांतिकारी शहीद हुए थे। तो धीरे धीरे फिर दूसरा विश्व युद्ध होता है। तो अंग्रेजों की स्थिति ऐसी डावाडोल होने लगी कि अंग्रेजों को भी यह महसूस होने लग गया था कि भैया अब तुम्हें छोड़ के तो जाना पड़ेगा। तुम अपनी खुद की स्थिति संभालोगे या फिर जो उपनिवेश हैं, जैसे भारत भी इनका उपनिवेश था, तुम इनको संभालोगे या खुद अपनी स्थिति ठीक करोगे? क्योंकि स्थिति इनकी खुद की ब्रिटेन की बहुत बुरी हो चुकी थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो एक तरफ अब परिस्थितियां क्या बन रही है कि भाई आप यहां से छोड़ के जाओ और हम जो है हम हमारा भारत संभाल लेंगे। लेकिन ये बातें तो वहां चल रही है जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश प्रांत। मैं जैसे आपको एक ये देखिएगा, जैसे इंडिया का मैप है ये, तो ये स्थिति तो चल रही है ब्रिटिश भारत की। लगभग 50% से ज्यादा का हिसाब मान लीजिए, लगभग 55% हिस्सा जो था वो उस समय कहलाता था ब्रिटिश भारत। और अंग्रेजों ने अपना शासन जो है वो स्थापित करने के लिए तीन मुख्य रूप से भागों में बांट लिया था। बंगाल प्रेसिडेंसी इस तरफ वाला क्षेत्र आता था, मद्रास प्रेसिडेंसी ये जो इधर वाला जो था, और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो बाकी जगह वो शासन क्या करते थे, वही जो जहां राजा होते थे, तो राजाओं से क्या करते थे, ये पैसा वगैरह वसूल लेते थे और बाकी तुम अपना शासन करते रहो, हमें तुम्हारे राजपाट से कोई मतलब नहीं। तो ये महात्मा गांधी के आप जितने भी आंदोलन वगैरह पढ़ते हैं और ये सम्मेलन वगैरह, वो सब कहां थे, ब्रिटिश भारत में हो रहे थे। तो राजपूताना उस वक्त भारत के अंदर 545 से ज्यादा रियासत थी उस समय। आप सोच के देखिए, उस समय 545 से ज्यादा रियासत, छोटी बड़ी मिलाकर के। राजस्थान में उस समय 19 रियासतें हमारे सामने आती है। जब राजस्थान का एकीकरण होगा तो 19 रियासतें आती है, तो 545 से ज्यादा रियासतें, छोटी छोटी, यहां भी रियासत, यहां भी रियासत, यहां भी रियासत, यहां भी रियासत। तो फिर अब जो नेता थे कांग्रेस के, ये चीज एक चीज समझ गए थे कि अब हमें जो ये जहां राजाओं का शासन है वहां की जनता की भी सहायता की जरूरत पड़ेगी। वहां जनता जब तक अपने राजाओं को ये नहीं कहेगी कि भाई हमें भी आपके शासन में शामिल करो, यानी एक तरह से धीरे धीरे किसकी ओर जा रहे हैं, लोकतंत्र की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से 1938 का हरिपुरा अधिवेशन होता है। और कहां, हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने।
तो अब यहां से कांग्रेस ने जो ये जो जनता थी, कहां की, जहां राजाओं का शासन था, कि जनता को यह कहा, उनके जो नेता थे, मध्यम वर्ग के जो पढ़े लिखे नेता थे, जैसे राजस्थान में जयनारायण व्यास और आप ये सब नाम पढ़ेंगे, तो इन सब से आह्वान किया सभी नेताओं से कि भाई आप अपने अपने क्षेत्रों में प्रजामंडल आंदोलन चलाइए। प्रजामंडल यानी जनता का मंडल। और अपने राजाओं को यह कहिए कि आप हमें आपके शासन में शामिल करो। आपके 10 मंत्री हैं तो 2 मंत्री हमारे होने चाहिए जो हमारी बात को रख सकें। तो कई राजा होंगे, उन्होंने बहुत ज्यादा इसका विरोध किया। जैसे मान लीजिए ये जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, कईयों ने तो स्थापना ही नहीं होने दी उस स्थान पे। जैसे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कहां पर? कोलकाता में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बंबई में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जोधपुर में। तो कुछ शासक थे जिन्होंने स्वीकार किया इसको, और कईयों ने जो है कि इसका विरोध किया। और इस तरह से आगे आते आते फिर स्थितियां ऐसी बदलती है कि 1947 में भारत आजाद हो जाता है। लेकिन चूंकि अभी भी एक चीज बाकी थी, क्या? कि यहां के जो राजा थे, अब जो लगभग 545 रियासतें थी, तो उन रियासतों को भारत में मिलाना था। क्योंकि अंग्रेज जब भारत से गए 1947 में, तो ये 3 चीजें कर गए। क्या? एक तो अलग से पाकिस्तान बना गए। भारत और पाकिस्तान के क्या कर गए? 2 टुकड़े कर गए कि आज से पाकिस्तान अलग है और भारत अलग है। और इसके अलावा क्या कर दिया, यहां के जो राजा थे, लगभग 545 रियासतें, उनको यह बोल गए, क्या उनके सामने 3 ऑप्शन रख गए। आप चाहो तो पाकिस्तान में मिलो, चाहो तो हिंदुस्तान में मिलो, हिंदुस्तान में रहो, और चाहे तो स्वतंत्र रहो। जाते जाते भी अंग्रेज फूट डाल के चले गए। इस तरह की पॉलिसी कर गए कि तुम हमारे जाने के बाद भी आपस में लड़ते रहो। तो अब आप यह सोच करके देखिए कि कौन सा राजा है जो अपने शासन को अपने हाथ से जाने देगा। कुछ ने पाकिस्तान में मिलने की कोशिश की, और बाकी जो है यहां हिंदुस्तान में रहे, और कुछ ने स्वतंत्र रहने का भी प्रयास किया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, जोधपुर के शासक जो थे हनुमंत सिंह जी, तो भोपाल नवाब और मोहम्मद अली जो जिन्ना ने इनको थोड़ा सा क्या है इस तरह की, और चूंकि उम्र भी हनुमंत सिंह जी बहुत कम थी, तो ये इनकी बातों में आ गए और पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया। लेकिन उस समय भारत में लोहा पुरुष जो थे रियासती विभाग के अध्यक्ष, रियासती विभाग की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को। तो जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनके रहते फिर इन्होंने जो भी किसी की मनमानी नहीं चली राजाओं की। जैसे बांसवाड़ा का एक शासक था राजस्थान में, चंद्रवीर सिंह, उसने उस विलय पत्र पर साइन करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। यानी खुशी खुशी बहुत कम लोग थे जिन्होंने साइन किए थे। कोई जो है पूरी तरह से स्वतंत्र रहना चाहता था, कोई पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन किसी की भी नहीं चली और सबको कहां मिलना पड़ा? भारत में। तो अब जो राजस्थान की रियासतें थी उनका एकीकरण होगा। भाई राजस्थान में उस समय भी अलग अलग रियासतें ही है। राजपुताना कहते थे, अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए इसको राजपुताना नाम दिया था, और भाई ये राजपुताना है और यहां ये 19 रियासतें हैं। लेकिन अब आजादी के बाद इन रियासतों का भी तो एकीकरण होगा, इनको मिलाया जाएगा, क्या बनेगा? राजस्थान बनेगा। तो फिर रियासतों के एकीकरण का प्रयास होता है, और कई जो है इसमें दिक्कत भी आती है, समस्याएं भी आती है। लेकिन 18 मार्च 1948 से मत्स्य संघ से राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत होती है। शुरू में ये जो 4 रियासतें थी, ये इधर वाली, ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इनको मिलाकर के शुरू में मत्स्य संघ बनाया गया। और फिर बाद में आगे ऐसे करते करते 7 चरण कंप्लीट होते हैं, और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो है वो हमारे सामने आता है। तो ये राजस्थान के इतिहास के बारे में जो मेन टॉपिक हैं, मेन चीजें थी, वो सारी मैंने आपको समझाई है। और मुझे आशा है कि ये चीजें आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब ये देखिए आपका सिलेबस क्या है। ये राजस्थान का सिलेबस है, और जो मैंने चीजें आपको समझाई, ये सारी, कोई आपके ऐसा नहीं है कि ये सब जो चीजें मैंने समझाई थी वो सारी सिलेबस में थी, लेकिन मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं, समझाता हूं। उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले, खास करके जैसे इतिहास वाला जो टॉपिक होता है, क्योंकि एक ढांचा आपके दिमाग में बैठ जाता है। क्योंकि इतिहास एक वो चीज है जिसमें कड़ियां एक से एक के साथ एक कड़ी जुड़ी हुई है।
तो इस तरह से आपको मैंने प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के, जैसे पहले आपको बताया प्राग ऐतिहासिक काल आता है, फिर ताम्र पाषाण काल आता है, कांस्य युगीन सभ्यता आती है, फिर ये जैसे जो ये वैदिक काल वाला समय आता है, महाजनपद काल आता है, फिर छोटे छोटे जनपद होते हैं। फिर उसके बाद में 300 ईस्वी से गुप्त काल का शासन भारत में प्रारंभ होगा। तीसरी शताब्दी थी उसके समय से, और छठी शताब्दी में जो सम्राट हर्षवर्धन का समय आता है। फिर छठी शताब्दी के आसपास राजस्थान में कई राजपूत राजवंशों का उदय होता है। मेवाड़ है, ये जो अजमेर के चौहान शासक हैं, गुजर प्रतिहार हैं, कई राजवंश हमारे सामने आते हैं उस समय। और फिर गुजर प्रतिहारों का जो है 8वीं से 10वीं शताब्दी, आप मान लीजिए गुजर प्रतिहारों का ही समय है वो। और फिर धीरे धीरे जो हिंदुस्तान में किसका काल आता है, सुल्तानों का, सल्तनत काल। सल्तनत काल के बाद में आ जाएगा मुगल काल। मुगल काल के बाद में ये अंग्रेज आते हैं, और फिर 1947 में अंग्रेज छोड़ के जाते हैं, और फिर हमें जो है यहां राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ते हैं। और फिर उसमें जो इस दौरान जिन जिनका महत्वपूर्ण जो हमारे व्यक्ति थे, महान व्यक्तित्व, एक तो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जिनका योगदान था, ये आधुनिक राजस्थान के टॉपिक हैं ये। और ये जैसे जो किसान और जो जनजातीय आंदोलन, इनमें कई महत्वपूर्ण नेता थे। देखिए, जिनका शोषण होता है वो किसान होते हैं ज्यादातर, किसान मजदूर। और इनका नेतृत्व हमेशा मध्यम वर्ग ने किया है। मध्यम वर्ग मतलब जो क्या थे, कुछ पढ़े लिखे नेता थे। विजय सिंह पथिक है, जयनारायण व्यास है, माणिक्यलाल वर्मा जी हैं। तो इस तरह के लोग हमारे सामने आएंगे। प्रजामंडल आंदोलन हमारे सामने आएगा। फिर राजस्थान का एकीकरण, और फिर रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड। तो इस तरह से ये राजस्थान के अंदर जो मैंने आपको चीजें समझाई, प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के 1947 तक, और इस प्रकार से ये चीजें हमारे सामने आती है और हम इनको पढ़ते हैं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसी तरह से जैसे, और आज का जो वीडियो है इसमें आपको कोई नोट्स वगैरह बनाने की या इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना आराम से, आपके दिमाग में एक ढांचा बन जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने पहली बार राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, साइंस मैथ के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, या जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने आज तक कभी नहीं पढ़ा राजस्थान जीके, या जिन्होंने पढ़ा भी हो, तो उनके सामने एक पूरा ढांचा बन गया कि अच्छा, ये राजस्थान में इस तरह से यहां से कुछ स्थल वगैरह प्राग ऐतिहासिक काल से ही हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। ये राजस्थान है, तो प्राग ऐतिहासिक काल से ही, यानी 5 लाख ईसा पूर्व से ही हमें कुछ स्थल मिलना वगैरह शुरू हो जाएंगे। और फिर आगे आते आते हमने 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और 1947 तक, और 1947 भी क्या, 1956, जहां राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होगा 1 नवंबर 1956 तक। तो वो सारी चीजें, एक मेन चीजें हमने पढ़ी है इसमें, कि इस तरह से राजस्थान की जीके में ये चीजें आती है। पढ़ेंगे हम वही जो सेकंड ग्रेड के आपके टॉपिक में है। तो सारा राजस्थान जीके आपके नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ में मेरे पढ़िएगा। आप जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे, आपका दिल खिल जाएगा कि वास्तव में मतलब क्या पेपर है, किस तरह से हम पढ़ते हैं, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैटर यहां दूंगा, तो लगभग 70% चांस तो ये है। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि केवल नोट्स और वीडियोस में से यहां तक क्वेश्चन आ जाना। अब तक तो जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे साइको वगैरह बाल विकास वाला था, या जो जीके था एसएसटी वाला, वहां तो समझ लीजिए 100% ही आ गए, पूरे पूरे सब कुछ आ गया उनमें से। लेकिन चूंकि ये काफी एक बड़ा सिलेबस है, काफी वाइड एरिया होता है इनमें, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स आती है इसमें, तो एक नोट्स का और वीडियो का ये रहता है कि आपको सार और पूरी महत्वपूर्ण जो एक से मान लीजिए क्रीम, जिसको आप कह सकते हो क्रीम, वो चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो 60 से 70% तो कम से कम चांस है कि जो मैं पढ़ाऊंगा यहां पे डायरेक्ट उसमें से और इससे इर्द गिर्द जो जुड़े हुए फैक्ट हैं वो आपके एग्जाम में आ जाएंगे। 60 से 70% का मतलब ही होता है 120 से 140 नंबर फर्स्ट पेपर में। आप तो इतने भी लिया होगे तो भी आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका। इसके आगे तो फिर आपकी श्रद्धा है कि आप कितनी मेहनत करते हो, क्या एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया कि मैंने जो ये
आपको मेट्रो और वीडियो में दे रहा हूं, इसके अलावा केवल आपको एक एग्जाम से गाइड लानी पड़ेगी, और अभी गाइड वगैरह लाने की आपको जरूरत नहीं है। अभी मार्केट में नई गाइड नहीं आई है, आप एक बार अभी मत लाना कोई गाइड। बाद में जब गाइड वगैरह आने लग जाए तो आप एक अच्छी कोई गाइड, अच्छी वो लगभग एक जैसी है, तो इसके अलावा आपको कोई ऑथेंटिक किताबें अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ऑलरेडी आपके पास पहले आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रखी है, आपके पास कोई गाइड वगैरह है, तो आपको अभी जो है कोई नई गाइड वगैरह लाने की जरूरत नहीं है। तो आज वाला वीडियो है ये थोड़ा जो है बड़ा है, 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का समय हो गया इसमें। बाकी नॉर्मल जो अपने टाइम रखेंगे वो 40 से 45 मिनट का एक रखेंगे। एवरेज वीडियो है लगभग 40 मिनट, या कभी 35 मिनट, या 40 से 45 के बीच एवरेज। लेकिन चूंकि ये पूरा ओवरव्यू एक ढांचा था, तो ये तो फिर से ध्यान रखिएगा, आपको आज वाले में से कुछ नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई अगर आप में से लिखना चाहे तो इस वीडियो में से बस एक पेज के अंदर एक यूं सार के रूप में लिख सकता है कि प्रागैतिहासिक ये 1947 तक, और ये राजस्थान है। और आज का जो वीडियो मैंने बनाया है, इसमें चीजें वैसे इतनी महत्वपूर्ण है कि आप मान के चलो 2-4 क्वेश्चन तो आज के वीडियो में से ही आ जाएंगे, जो चीजें आपको समझाई है और जिस तरीके से समझाई है। नेक्स्ट वीडियो जो है फिर उसमें अब आगे हम शुरू करेंगे ये कालीबंगा से, एनिसेंट कल्चर और सिविलाइज ऑफ राजस्थान। तो पढ़ना क्या है इसमें, ये 4 स्थल हमें पढ़ने हैं। तो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराठ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मैसेज जो है आपके ऐप में जो बॉक्स है चैट बॉक्स वाला, तो वहां आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का जो वीडियो है, ये शुरुआत जो हुई है हमारी, आपको कैसा लगा वीडियो। अच्छे लगे हैं, अच्छा लग रहा है, तो आपके कोई दोस्त वगैरह हो, आपके मित्र वगैरह हो, उनको भी बताइएगा इसके बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को एक सही चीज मिल सके, लाभ मिल सके, और सेकंड ग्रेड का एग्जाम जीवन में आपको दोबारा नहीं देना पड़े। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।